गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी वेव ऑप्टिक्स मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वेव ऑप्टिक्स में मेरा इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट कंप्लीट हो गया है मेडिकल स्टूडेंट के लिए और स्कूल के स्टूडेंट के लिए। आईटी के स्टूडेंट के लिए कुछ लेक्चर बचा हुआ है वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन फाइनल, डिफ्रैक्शन का सारा क्वेश्चन मैंने मेडिकल में चाहे आईटी मेन में एडवांस में जो आया हुआ था वो कंप्लीट कर दिया मैंने। पोलराइजेशन बचा हुआ है वेव ऑप्टिक्स में, पोलराइजेशन ऑफ द लाइट। और इसमें दो लॉ पढ़ना आपको, एक मैलस लॉ, एक ब्रूस्टर्स लॉ। सो आज स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट छोटा ही टॉपिक है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं एक लेक्चर लेता हूँ, ब्रूस्टर्स लॉ बताता हूँ आपको, फिर मैलस लॉ बता दूंगा आपको। वेव ऑप्टिक्स ब्रूस्टर्स लॉ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, 12th क्लास का है, नीट के लिए पढ़ना है आपको, आईटी मेन और एडवांस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी की पोलराइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये ट्रांसवर्स वेव का प्रॉपर्टी है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं लगता है। ये छोटा सा लाइन, एक लाइन जो है ये 5 टाइम पूछ चुका है क्वेश्चन। पोलराइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मीन्स लाइट वेव, नॉट अप्लीकेबल फॉर साउंड। साउंड के लिए नहीं लगाना आपको, लॉन्गिट्यूडनल वेव रहेगा उसमें नहीं लगाना आपको। सो फर्स्ट लाइन आप लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट लाइन पोलराइजेशन। पहले आप पॉइंट लिख लेंगे पोलराइजेशन। पॉइंट 1 में नोट करेंगे पोलराइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में लाइट वेव आएगा। of transverse wave। ट्रांसफॉर्म वेव में आप लिख देंगे लाइट वेव, ऐसा आप नोट कर लेंगे। क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, पोलराइज कैसे करते हैं हम लोग, प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनाना है वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपसे। अभी आप लिखेंगे कि पोलराइजेशन इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में आप लाइट बना लेंगे। सबसे सिंपल ट्रांसवर्स वेव जो है आपके क्लास में 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ था, आगे 12th में भी पढ़ना है। आप ये लाइट वेव बना लेंगे। हो गया, ये पोलराइजेशन इसी में लगता है लाइट वेव के लिए। ट्रांसवर्स वेव है। इवन ट्रांसवर्स वेव जो लाइट का हुआ था वो प्रूफ भी किया गया था इसी एक्सपेरिमेंट से। पोलराइजेशन से ही पता चला था कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, मतलब छोटा छोटा पॉइंट नोट करना है। साउंड वेव में नहीं लगता है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट of light so by polarization experiment आप नोट करते रहेंगे। छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। मैलस लॉ स्पेशली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। सो आपको यहाँ स्टार्टिंग में लिखना है कि पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव का प्रॉपर्टी है। ट्रांसवर्स वेव मीन्स लाइट वेव, और लाइट का जो नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, वो इसी एक्सपेरिमेंट से, पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था आपका। साउंड वेव में नहीं लगेगा पोलराइजेशन, नॉट अप्लीकेबल फॉर साउंड वेव। सो साउंड वेव में नहीं लगाना, पोलराइजेशन साउंड का प्रॉपर्टी नहीं है। इन साउंड वेव
और लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव आप बना लेंगे, ऐसे साउंड वेव आप बनाएंगे। साउंड वेव में इस तरह से ऑसिलेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो आप ड्राइंग ऐसे कर लेंगे और बोलेंगे कि ये है मेरा साउंड वेव। इसमें पोलराइजेशन नहीं लगता है। तो ये जो छोटा छोटा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो खुद कई बार एग्जाम में पूछे हुए। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, बाकी 2-3 क्वेश्चन का मैं स्लाइड बना के यहीं पे ऐड कर दूंगा, आप देखेंगे तुरंत टिक कर लेंगे आप। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको, मेरे सामने बुक है और यहाँ पे है, एग्जाम में आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड। कौन सा पोलराइज नहीं होगा? ऑप्शन लिखा हुआ है, जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए बी सी डी। सो जो ऑप्शन लिखा हुआ, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रासोनिक वेव, एक्सरे, रेडियो वेव। सो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रासोनिक वेव, एक्सरे, रेडियो वेव। सो ये पीएमटी क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, बहुत छोटा, स्कूल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। विच कैन नॉट बी पोलराइज्ड, जो पोलराइजेशन का प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, मस्ट बी साउंड वेव। और इन चारों में कौन सा साउंड वेव? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक आप पढ़े हुए हैं, अल्ट्रासोनिक जो होता है साउंड वेव। साउंड वेव कभी भी पोलराइजेशन नहीं दिखाता है, आंसर हो गया बी। अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, रेडियो वेव, ये सब ट्रांसवर्स वेव है। रेडियो, कई बार आप लगेगा रेडियो इज द साउंड वेव, नो, रेडियो वेव साउंड वेव नहीं है। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, 11th क्लास में ही आप पढ़े हुए हैं, साइंस में आप पढ़े हुए हैं कि जो कॉस्मिक रे, ये है कॉस्मिक, ये कॉस्मिक रे हुआ, उसके बाद गामा रे, फिर आप पढ़े हुए कॉस्मिक गामा एक्सरे, फिर आप पढ़े हुए अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल। विजिबल में आप रेंज जानते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विजिबल के बाद इंफ्रारेड, उसके बाद आप पढ़े हुए हैं माइक्रोवेव, उसके बाद आप पढ़े हुए हैं रेडियो वेव। ये सारे के सारे जितना भी आप वेव देख रहे हैं, जो 11th क्लास में आप पढ़े हुए थे, सारा वेव तो ट्रांसवर्स वेव है। ये 11th क्लास में आप पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये जितना भी देख रहे हैं, सारे वेव तो ऐसे ट्रांसवर्स वेव है। ये सारा लाइट का तो पार्ट है, सब तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता। तो ये लोग ट्रांसवर्स वेव हैं, ट्रांसवर्स वेव सो पोलराइजेशन, सो ये शो करेगा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन शो करेगा, पोलराइजेशन शो करेगा। अल्ट्रासोनिक वेव वो साउंड वेव होता है, वो पोलराइजेशन शो नहीं करेगा। तो आप जानते हैं, सब 11th क्लास से थोड़ा सा आप रिलेट करिएगा कि सब के सब ट्रांसवर्स वेव। और जो ट्रांसवर्स वेव हैं, ये सारे के सारे लोग सो पोलराइजेशन। सो आप यहाँ से छोटा सा नोट कर लेंगे, ये 11th क्लास का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। थोड़ा वेवलेंथ का ऑर्डर पढ़ना होगा तो आप ऐसे नोट कर लेंगे। ये तो है भी, 12th में भी तो पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये आप फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर ऐसे कर लीजिए, एनर्जी चाहिए तो एनर्जी का ऑर्डर ऐसे लिख लेंगे। सारा रेंज आप जानते हैं, ये जैसे इतना लाइन लिख लिए, ये खुद 10 क्वेश्चन है।
तो ये था फर्स्ट पॉइंट की पोलराइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अभी मैं 5 क्वेश्चन का स्लाइड 10 सेकेंड के लिए, एक स्लाइड, फिर दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा स्लाइड, ऐसे 5 क्वेश्चन का स्लाइड में ऐड करता हूं जो 10 सेकेंड के लिए आपको, और आपको बस देखना है कि देखिए छोटा सा लाइन जो है फर्स्ट पॉइंट है उसी से क्वेश्चन मिल जाता है। सो मैं स्लाइड ऐड करता हूं, देन सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पोलराइजेशन में है द ब्रुस्टर्स लॉ आपको पढ़ना है, और इस लॉ पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट चलिए हम लोग पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट उसी को एक बार रिवीजन करेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, अभी ब्रुस्टर्स लॉ पे नहीं आएंगे, 2-3 पॉइंट अभी स्लो आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ब्रुस्टर्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। या ऑर्डिनरी लाइट भी बोल सकते हैं इसको। जस्ट समझिए, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट कैसे बनता है, पढ़ा हुआ चीजें उसी को थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसे घर में आप पढ़ रहे हैं जिस रूम में, अभी आप रूम में जरूर एक बल्ब जलाए होंगे, ठीक है, और ये बल्ब है आपका एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। अभी आपके रूम में चल रहा है बल्ब, एलईडी जलाते होंगे, टेबल लैंप में होगा तो वो बल्ब होगा लाइट इमिटिंग डायोड। सो ये जो बल्ब ऐसे जला हुआ, ये बल्ब जैसे आपका यहाँ पे एलईडी, जैसे आप कोई भी बल्ब, एलईडी है, सोडियम बल्ब हुआ, टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब, कोई भी बल्ब ऐसे आप जैसे ही आप इसको जलाते, सो यहाँ से लाइट इमिट करेगा। और लाइट इमिट, मान लीजिए मैं ऐसे वाला बल्ब, पुराना वाला बल्ब ही दिखा दूंगा, और जैसे ही आप बल्ब चला रहे तब पुराने बल्ब दिखाइएगा तो एलईडी हटा दीजिए, ठीक है। तो यहां से जो लाइट मिलेगा ना, लाइट में जो ये, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट का ये प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन, प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन बोलेंगे। तो इस प्रोपेगेशन में लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे, इधर भी चलेंगे, ऐसे भी मूव करेंगे, रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो होता है वो 3D डायमेंशन में वो मूव करते रहते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट या आपका ऑर्डिनरी लाइट। घर में बस आप बल्ब आप जला देंगे, बल्ब जैसे ही जलाएंगे वो ऐसे लाइट आ जाएगा। ये है ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज करना भी मैं सिखाऊं, अभी आप लिखेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। लाइट फ्रॉम बल्ब, सो बल्ब से आपका अनपोलराइज्ड लाइट बना। अच्छा, ये अनपोलराइज्ड लाइट कैसे बनता है? तो पुराना टॉपिक, 11th क्लास का टॉपिक याद करिए। मैंने आपको बताया था कि ये अपने राइट हैंड, कोई भी राइट हैंड हुआ मेरा, राइट हैंड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिंगर को ऐसे अरेंज करना है, इस तरह से अरेंज करना है। ये अरेंज करने के बाद मैंने बताया था कि ये लाइट है, मिडिल फिंगर लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये 11th क्लास में है, 12 में भी पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। मैं खूब और अच्छे से पढ़ा दूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट वेव, ऐसे आप पढ़े हुए थे, ऐसे फिंगर रखने के बाद लाइट वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग का मतलब लेफ्ट राइट ऐसे चलेगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और लाइट ऐसे चल रहा है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट, और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। पेन से भी आप बना सकते हैं।
ये है ब्लू कलर का, आपने बना दिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। तो इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग, जितना ऊपर है उतना नीचे ऐसा ऑसिलेट करता है। ये ग्रीन कलर मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए और लाइट ब्लू लाइन से आगे बढ़ते रहता है। यही तीनों चीज मिल करके, जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये तीनों मिलेगा तो 3D लाइट बनता है, ऑर्डिनरी लाइट। तो आप पढ़े हुए हैं ऑर्डिनरी लाइट कैसे बनता कैसे है। ये बल्ब आप जलाए रूम में तो वहाँ से लाइट निकलता है, लाइट निकलते ही आप साइंस जानते हैं ये लाइट आपके कॉपी की तरफ आया। तो लाइट इज कम्बिनेशन ऑफ, ये जो लाइट है कम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ना ऑसिलेटिंग ऊपर नीचे ऐसा ऑसिलेट करेगा और ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, परपेंडिकुलर रहता है, आपका सारा एंगल परपेंडिकुलर है तीनों। सो यही लाइट जो आपके कॉपी पे आ रहा है वो एक ऑर्डिनरी लाइट या आपको अनपोलराइज लाइट कहेंगे आपको। प्लीज इसको नोट कर लेंगे, आप पढ़े हुए हैं बट वो सारा चीजें यहाँ आपको फिर से आएगा। यहाँ आप लिख लेंगे ये ब्लू कलर का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऐसा हो गया। और इसके परपेंडिकुलर ऐसे आप कर लीजिए, ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये 3D है तो आप अपने प्लेन में ऐसे ही दिखाएंगे और वेक्टर बी करेंगे, यहाँ डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे और बोलेंगे कि ये है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये है ऑर्डिनरी लाइट। ये ऑर्डिनरी लाइट है और सारा एंगल 90 डिग्री है। आप ये एंगल लेंगे तो भी ये 90 डिग्री है, ये एंगल लेंगे तो भी 90 डिग्री हुआ, चाहे आप ये एंगल बनाएंगे ये भी आपका 90 डिग्री है। तो ये लाइट जो है ये लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यही ऑर्डिनरी लाइट हुआ। इसी लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट जो वो वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं या बल्ब से जैसे लाइट इमिट हो, ये हो गया। ये मैं फिर से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टॉपिक में पढ़ा दूंगा 12 में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हुआ और ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे वेक्टर हुआ। इसी के चलते ये 3D लाइट बनता है। आप इस लाइट को ऐसे भी बोल सकते हैं। आप इस लाइट को प्रेजेंट करने का ये भी तरीका है कि ये जो लाइट है आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना सकते हैं, आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं और बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग। और आप ऐसे डॉट करके भी लिख सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट और डॉट। ये डॉट जो रिप्रेजेंट करता है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आप समझ रहे हैं, ये डॉट जो हुआ इनवर्ड इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, ऐसे इन आउट ऐसे चल रहा है और परपेंडिकुलर है, रेड ग्रीन ब्लू तीनों परपेंडिकुलर। ये जो लाइट देख रहे हैं यहाँ जो आपका लाइट का डायरेक्शन है वो ऐसे, मान लीजिए लाइट का वेक्टर को c बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो सारा परपेंडिकुलर, वेक्टर c परपेंडिकुलर टू वेक्टर e, वेक्टर e परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। ये है ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट। इसके अंदर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, परपेंडिकुलर है ये, और ये इनवर्ड आउटवर्ड ऐसे चल रहा है। ये फिगर चाहे ये फिगर सेम है।
तो ये है आपका, ऐसे लिखेंगे, चाहे इस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखें, चाहे ये लिखें, और आप इसको बोलेंगे कि ये लाइट जो है अनपोलराइज लाइट। हो गया। नेक्स्ट, क्योंकि ब्रुसेस लॉ पढ़ने के लिए ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में चाहे एनसीईआरटी में था वो जरूरी है आपको, तो ये मैंने बता भी दिया, आप यहां से सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे समझेंगे जैसे ये 10th क्लास का आप कुछ रिजल्ट आप डिस्कस करेंगे, ये है आपका एक डेंसर मीडियम, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे। आप जानते हैं कि मान लीजिए यहां से लाइट आया, ऐसे लाइट आया इस तरह से, तो लाइट जो होता है वो इंसिडेंट करेगा, ये इंसिडेंट रे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये नॉर्मल हुआ, कुछ ऐसे रिफ्रैक्शन हो गया, कुछ लाइट रे डेंसर मीडियम आएगा तो बेंड करेगा, और कुछ थोड़ा मोड़ा रिफ्रैक्शन भी होगा ये, तो इसको आप बोलेंगे ये आर है, ये रिफ्रैक्शन, और इसको कहेंगे आर डैश। आप लिख लीजिए, जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे वो आप लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ और अच्छे से ब्रुस्टर्स लॉ समझाऊंगा। अब देखिए, अब यहां ब्रुस्टर्स लॉ ये आएगा, आप स्टेटमेंट पहले लिख लेंगे, मैं उसको प्रूव कर दूंगा, एकदम आसान है, डेरिवेशन बहुत आसान है, सिंपल सा डेरिवेशन है, मैं प्रूव कर दूंगा। आप पहले स्टेटमेंट समझिए, सेम कॉन्सेप्ट, यही लाइट, ये जो आप 10th क्लास पढ़ते हैं, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्रैक्शन अंदर आ गए, ठीक है, वही चीजें यहां ब्रुस्टर्स लॉ में है, ये हम लोग बात करेंगे यहां पे डेंसर मीडियम। म्यू, मान लीजिए एनी डेंसर मीडियम, वाटर, ग्लास, एनीथिंग, कुछ भी पेपर में दिया रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये रेयर मीडियम, ठीक है आपका। अब सीखिए, मान लीजिए लाइट आया ऐसे, ऐसे लाइट आया यहां पे, इसको मैं इधर कर देता हूं, मैं थर्ड पॉइंट यहां पे, मैं थर्ड पॉइंट यहां पे ऐसे कर देता हूं, और लाइट आने दीजिए, ये लाइट है ए और ओ, ओ पॉइंट पे है, ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी लाइट है, या आप इसको बोलेंगे कि अनपोलराइज लाइट है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसा ऑसिलेट करते हुए आएगा, ठीक है। इस लाइट ऐसे, इसको आप बोलेंगे लाइट, वो अनपोलराइज लाइट है, और अनपोलराइज लाइट आप अभी पढ़े थे कि जैसे ये अनपोलराइज लाइट, इसका कॉम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, आप पढ़े हुए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और ये ग्रीन कलर जो है वो इनवर्ड आउटवर्ड जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और ये है लाइट, ऐसे लाइट चला जा रहा है। अब ब्रूस्टर्स जो बोले कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को उन्होंने बोला कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन, वो आई जो है ना, जो हम लोग आई पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने बोला कि ये लाइट, मैं इस साइड लिखते रहा हूं, लाइट जो है उन्होंने बोला कि ये एंगल को आईपी कहिए, आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन,
और क्वेश्चन में एक हिंट रहेगा। ब्रूस्टर्स लॉ हम लोग स्कूल में भी बस ऐसे देखते पहचान जाते थे, 1 सेकंड में आंसर कर देते थे। हिंट रहेगा, हिंट ये रहेगा, ठीक है, कि अगर आपका रिफ्लेक्टेड रे ए बी, ऐसा एक हिंट रहेगा कि रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पे लिखा रहेगा ए सी, रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये लिखते, कहीं पेपर में ये लिखा रहेगा कि आर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सो ब्रूस्टर्स लॉ बस छोटा सा, हम लोग जैसे ये हिंट देखते थे बोलते थे ओह ये तो बड़ा आसान है। फॉर्मूला होता था tan IP मस्ट बी इक्वल टू म्यू। यही है ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ यही है। और भी पॉइंट है और अच्छे अच्छे पॉइंट है, प्लीज वेट करिए, मैं समझाऊंगा कैसे आया था। बट पहचानने का एक सबसे अच्छा हिंट यही रहता था, व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे ये लाइन क्वेश्चन में हम लोग देखते थे स्कूल में, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे क्वेश्चन में हिंट मिला तुरंत हम लोग बोलते थे ओ इसका मतलब एंगल tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ पोलराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। रेरर मीडियम मतलब मैं मान ले रहा हूं कि रेरर मीडियम का मतलब एयर, मैं इसको मान के चल रहा हूं एयर, ऐसे ये ब्रूस्टर्स लॉ स्टेटमेंट यही था। और भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए और चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, बट ब्रूस्टर्स लॉ यही था स्कूल के लिए। कैसे आया वो चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। आप ड्राइंग करेंगे, कुछ और चीज़ें हम लोग सीखेंगे। आप ड्राइंग करिए, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस ड्राइंग में भी मैं अभी प्रूव भी करूंगा, अभी क्वेश्चन भी इसमें। आप ड्राइंग करेंगे, इसको आप लिखेंगे कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है। आपने लिख लिया अनपोलराइज्ड लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये 90 डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट 90 डिग्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम के लिए, चाहे कंपटीशन के लिए, स्कूल के लिए हिंट रहेगा। रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, बस ये लगा देंगे हम लोग। अच्छा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो कंपटीशन के लिए आप ध्यान रखिए, जैसे ही आप परपेंडिकुलर करेंगे, ये जो है इस साइड जो बाहर आउटसाइड निकलेगा वो श्योर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कंप्लीटली पोलराइज, ऐसे ये 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 में से पूरा मत लिखिए, 4 ही लिख दीजिए, 1 छोड़ दीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको क्यों। इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं करना है, एक भी ग्रीन लाइन मत करिएगा। तो ये आपको लिखना है कि रिफ्लेक्टेड रे जो बाहर निकला वो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन वेक्टर इज सेम एज द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द लाइट, प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। जैसे इधर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही इधर चला जाएगा आपको। तो यहां आपको लिखना है कि पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां लिखिएगा रिफ्लेक्टेड लाइट, कंटेन पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लाइक करेगा और ऑसिलेटिंग इन सेम प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। ये जो लाइट जैसे इधर प्रोपेगेशन है वैसे इधर है आपका। तो रिफ्लेक्टेड रे कंटेन पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, आप लिख लीजिए प्लीज, आप नोट कर लिए हैं इसको, रेयर मीडियम मैं हटाता हूं इसको। सो विच ऑसिलेट इन प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन, हर पेपर में आया हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, और नीचे जो आपका रिफ्रैक्टेड रे में ये प्लेन पोलराइज नहीं होगा,
ये इसमें पार्सली पोलराइज कहिएगा, इसलिए मैंने 5 में से 4 को उधर प्योर निकाल दिया, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, सारा नहीं, एक छोड़ दिया मैंने और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दिया। तो इसको आप बोलेंगे पार्सली पोलराइज, 100% नहीं, पार्सली पोलराइज रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां आपको बोलना है पार्सली पोलराइज, रिफ्रैक्टेड रे। ये है, आप ये लाइन नोट कर लीजिएगा, मैं प्रूफ करता हूं आपको। आप ड्राइंग बनाएंगे, एक एक लाइन नोट करेंगे, ये आप एंगल कर लेंगे, इस एंगल को आप आर डैश बोले थे, आर डैश लिख लीजिएगा, ये एंगल है आर, आर कर लीजिएगा। ये 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो हिंट है क्वेश्चन बनाने के लिए, आप नोट करेंगे, मैं समझाता हूं। ये फिगर आपने बना लिया। थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन है, बहुत छोटा सा, हम लोग करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कंटेन पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड विच ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। जैसे ये देखिए लाइट इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट, ये लाइट हुआ ना इंसिडेंट, ब्लू कलर लाइट इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट के क्या ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर टू। और क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये यहाँ पे आपका विच ऑसिलेट इन अ प्लेन, विच ऑसिलेट, जो ऑसिलेशन है, जैसे इसका ऑसिलेशन है, देखिए इसका ऑसिलेशन, इसका ऑसिलेशन जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट, जो इंसिडेंट ब्लू लाइन इंसिडेंट है, ये ब्लू लाइन जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, विच ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ये छोटा सा एकदम वन लाइन करेक्शन है, बाकी सब ठीक है आपका, कि ये परपेंडिकुलर टू, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंट जो है, ब्लू लाइन जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर रहेगा। चलिए ब्रुस्टर सवाल लिख लेते हैं, स्कूल के लिए आता है। तो ये फिगर हम लोग बनाते हैं, इसी को स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये जो tan IP कैसे आता है वो तो मैं तुरंत अभी बना दूंगा, ट्रैक कर दूंगा। यही tan IP जो है वो म्यू के बराबर रहेगा, और आप स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। व्हेन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुआ, देन tan of angle of incident is equal to the refractive index of denser medium with respect to rarer medium। स्कूल में आता है तो फिगर आपको बनाना है, फिगर बना के स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि when incident ray no incident refracted and reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other। each other, then tan IP then tangent of angle of incident, tan of angle of incident
इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10 IP इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं प्रूफ कर देता हूं अभी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of denser medium with respect to the rarer medium। तो ये स्कूल में आएगा, आपका 12 में आता है बोर्ड एग्जाम में। हिंट बस ये रहेगा कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर रिफ्लेक्टेड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। बाकी मैं इसको प्रूव कर देता हूं आपको। चलिए 5 बहुत आसान है, एकदम इजी है। आप ड्राइंग एक बार फिर से आप बनाना चाहें, ऐसे लिखना हो कर लेंगे आप। ये है 90 डिग्री, ये एक हिंट है जो सबसे बेस्ट हिंट यही मिलेगा आपको, 90 डिग्री। यहाँ पे IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन भी इसको बोलते हैं। ये है R, इसको R' का लिखेंगे आप। यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करिए, यहाँ ऐसे जाने दीजिए, ये हो गया। और ये डेंसर मीडियम बना लीजिए। ये है एयर, ठीक है। आप लिख लेंगे इसको AOBC, हो गया। नेक्स्ट चलिए, आप नोट करना हो लिख लीजिएगा AO इंसिडेंट रे, इसको लिखिएगा अनपोलराइज इंसिडेंट लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट हुआ। O2B पोलराइज, ये कंप्लीटली पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे, ये पोलराइज रिफ्लेक्टेड रे, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रहेगा। और O2C आप पार्सली पोलराइज कर लेंगे, O2C पार्सली पोलराइज रिफ्रैक्टेड। सो डेरिवेशन में वो 10th क्लास का छोटा छोटा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये आई कर लीजिए, IP को आप बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे आप। एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोलते हैं, वो इंसिडेंट ही है। चलिए हम लोग यूज करें 10th क्लास, स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं, डिराइव कर देता हूं, तुरंत बन जाएगा, एकदम आसान सा है आपका। आप बताएं 10th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो 10th क्लास में हम लोग को ये सिखाया जाता था कि अगर लाइट यहाँ से आया और लाइट ऐसे चला गया, इस तरह चला गया, अगर ये IP है और ये है R है एंगल, श्योर हम लोग को 10th क्लास में बताया जाता था कि IP मस्ट बी इक्वल टू R, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है। ये पढ़े हुए थे, ये है मेरा नॉर्मल। तो ये तो हम लोग का जस्ट 9th क्लास 10th क्लास में था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बराबर रहेगा। हो गया। नेक्स्ट
छोटा एकदम डेरिवेशन, बहुत छोटा था। अब आप बताएंगे, आपने ये कहा कि ये ब्रूस्टर्स लॉ तब लगता है जब ये दोनों एंगल ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। ऐसा ये क्वेश्चन पहचानने का एक सबसे अच्छा हिंट है, या यहाँ पे पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन लिखिएगा तो आपको समझना है कि ये 90 डिग्री पे है। अब आप बताएंगे, आपने बताया ये कि ये R है और ये है R डैश है, आप ये बताए थे। तो आप मुझे ये बताएं कि ये पूरा एंगल अगर आप ऐसे बनाते, ऐसे पूरा बनाते, यहाँ से लेके यहाँ बनाते, पूरा ऐसे बनाते तो 180 होता है ना आपका, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि R प्लस R डैश ये कितना हुआ, R डैश, या ऐसे लिख सकते हैं R प्लस R डैश प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। आप लिख सकते हैं कि R डैश 90 डिग्री इक्वल टू 180। इसमें से R प्लस R डैश इज इक्वल टू होता है कितना, 90 डिग्री। घटा लीजिए। आप जानते हैं R की जगह आप लिख सकते हैं IP, सो IP प्लस R डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब R डैश जो हुआ वो साइंस में 90 डिग्री माइनस IP। आप लिख के छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़िए ना, नेक्स्ट स्टेप बन रहा है, नेक्स्ट स्टेप आपका ब्रूस्टर्स लॉ आ रहा है। तो ये IP ये मैंने यूज कर लिया है क्योंकि अभी आपने बताया है कि एंगल R मस्ट बी इक्वल टू एंगल IP, आपने यहाँ लिखा हुआ है आपका, तो ये मैं छोटा सा रिजल्ट यूज कर ले रहा हूँ। R के जगह मैंने IP रख लिया, हो गया। फाइनल लास्ट लाइन बताइए। अब आप सिर्फ इसको देखिए, ये म्यू है, ये 1 है, ये एक डेंसर मीडियम है। अब आप सिर्फ ये छोटा सा सेक्शन देखेंगे, 10th क्लास, फिर से जाना है 10th क्लास में, और आप बताएंगे यहाँ पे ये है एंगल IP, ये एंगल है R डैश, ये पॉइंट O है। 10th क्लास में हम लोग खूब यूज करते थे स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O। देखिए स्नेल्स लॉ ऐसे पढ़ते थे, μ1 साइन थीटा 1, μ2 साइन थीटा 2, ये स्नेल्स लॉ हुआ करता था। आप लगाइए, आप लगा के दिखाइए, स्नेल्स लॉ लगाइए यहाँ पे। सो आपने बनाया, स्नेल्स लॉ आपने लगाया, आप देखिए मैच करिए। μ1 फर्स्ट मीडियम 1 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और साइन एंगल थीटा 1 इज एंगल फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब हुआ IP। μ2 सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, साइन थीटा 2 का मतलब हुआ R डैश, ये हो गया। स्नेल्स लॉ आप बहुत यूज करेंगे, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो रोज ही यूज होगा स्नेल्स लॉ। तो 10th क्लास का स्नेल्स लॉ, μ1 साइन थीटा 1, μ2 साइन थीटा 2, μ1 फर्स्ट मीडियम एंगल फ्रॉम नॉर्मल फर्स्ट लाइट, μ2 सेकेंड मीडियम एंगल फ्रॉम नॉर्मल फॉर सेकेंड लाइट। नेक्स्ट हो गया ब्रूस्टर्स लॉ। देखिए यहाँ पे साइन IP, म्यू साइन R डैश 90 माइनस IP, 90 डिग्री माइनस IP, 90 डिग्री माइनस IP, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नाइन्टी माइनस थीटा। अब उस कॉस को नीचे लाइए, साइन IP
इसको हम लोग बोलेंगे tan IP इज इक्वल टू म्यू। यही तो था ब्रूस्टर्स लॉ। हो गया प्रूफ कंप्लीट। ब्रूस्टर्स लॉ यही था, प्रूफ हो गया आपको। मैं कुछ एप्लीकेशन सिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। सो आपने 5 पॉइंट तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ये है डेंसर मीडियम, ये डेंसर हो गया, और मान लीजिए एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हुआ, ये डेंसर हो गया। क्वेश्चन में आपको बस ये देखना है, यहाँ पे यही एक हमेशा हम लोग हिंट बताते हैं कि ये एंगल लिखा रहेगा, और ये जरूर देगा कि ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। अगर ये क्वेश्चन में हिंट लिखा हुआ 90 डिग्री है, रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड, ये जैसे ये हिंट मिला आपको, तुरंत आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे कि tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, बस ऐसे लिख देना। नेक्स्ट, कोई डेंसर मीडियम नहीं, बस ये नीचे वाला मीडियम, मीडियम 2 बाई मीडियम 1, मीडियम 2 नीचे का आपको मीडियम, देन ऊपर वाले मीडियम। कोई डेंसर नहीं, ऐसा नहीं कि हाँ डेंसर, ऐसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं बट एग्जाम में वेरी होते रहता है आपको। नेक्स्ट अप्लाई करिए। मान लीजिए मीडियम है, म्यू2 है, म्यू1 है, कुछ दिया नहीं है। मान लीजिए नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, हमको कोई मीडियम के बारे में नहीं पता है, डेंसर है कि रेयर है, कुछ नहीं पता है हमको, ठीक है। सो आपको बस ऐसे बातें करना है कि लाइट यहां से आया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और अगर ये हिंट है क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री पे, अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो आपको यूज करना है tan ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। होगी। नेक्स्ट, जितना आप ड्राइंग बनाएंगे उतना आपको क्लियर होगा साइंस। अभी मैं इसी को एयर ले रहा हूं, यही एयर ले रहा हूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और ये मीडियम है, यही मैं एक डेंसर यही ले लिया ऐसा। अगर लाइट ऐसे आ गया यहां पे, और ये रे जो रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्रैक्टेड रे, यही बस एक अच्छा सा हिंट मिलता है हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ये रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जल्दी से बोलिए, tan i इज इक्वल टू, क्या tan i इज इक्वल टू म्यू लगाएंगे आप? 1 बाई म्यू लगाएंगे आप 1 बाई म्यू ऐसे यूज करेंगे, ये यूज करना। सो अगर मान लीजिए ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो आपको हमेशा यूज करना है tan i इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे यूज करना। जहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो फर्स्ट मीडियम आपको लेना है। नेक्स्ट, मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि लाइट ऐसे कर दूं, कुछ भी, कोई फिक्स थोड़ा ना है, कोई फिगर थोड़ा ना कि ऊपर से ही मैं लाइट डालूंगा। हो सकता है मैं ऐसे कर दूं, बोलूँ सॉरी ये ऐसे एरो कर दूं, बोलूँगी ये लाइट है, और यहाँ से लाइट जो हुआ एक रिफ्लेक्ट कर गया और एक रिफ्रैक्ट कर गया, और क्वेश्चन में हिंट मिलेगा। यही हिंट को तो हमें समझना होता है। ये 90 डिग्री, ठीक है।
सो जैसे आप फिगर देखेंगे, बोलिए अब क्या अप्लाई करेंगे। tan i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू लिखेंगे कि 1/μ, 1/μ। देखिए ये आप मीडियम, ये 1 हो गया, जहां से लाइट एंटर किया 1, ये मीडियम 2 हुआ, तो आपको यूज करना है μ2/μ1, ऐसे यूज करना है। तो tan i 1/μ हो गया। तो इसमें रटना नहीं है, समझना है साइंस को। वो नंबर ऑफ फिगर जितना ड्राइंग करेंगे उतना क्लियर होगा आपको। कभी कभी क्वेश्चन बनाते समय हमारा 9th 10th क्लास का क्रिटिकल एंगल भी बीच में आ जाता है। क्रिटिकल तो मैं पढ़ाऊंगा, कम से कम तो 40 क्वेश्चन मैं क्रिटिकल पे कराऊंगा आपको क्लास में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, मेडिकल में, बट यहाँ छोटा सा मुझे 10th क्लास का चाहिए था। 10th क्लास में क्रिटिकल सबको पता है। मान लीजिए एकदम सबसे सिंपल रिजल्ट ले रहा है, एयर ले रहा है, म्यू इज इक्वल टू 1, और ये एक टेंसर मीडियम ले लिया। कभी कभी मुझे जरूरत पड़ेगा। आप बताएं, यहां से लाइट ऐसे गया, ये साइंस का क्रिटिकल एंगल होता है, और जस्ट छूते हुए निकल गया। यहाँ पे ये लाइट छूते हुए निकला, ये है नॉर्मल। नॉर्मल से जो एंगल बना है वो 90 डिग्री, ठीक है। आप अगर भूल भी गए होंगे तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे। स्नेल्स लॉ तो एक बहुत कॉमन लॉ है, μ1 sin θ1, μ2 sin θ2। लीजिए लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, लगा दीजिए, बोलिए μ1 म्यू साइन सी, μ2 1 नॉर्मल से जो एंगल है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री भी 1 हो गया, 1 and 1 हो गया, साइन सी 1/μ हो गया। ये सी जो है क्रिटिकल एंगल हो गया, 10th क्लास का क्रिटिकल एंगल। कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन दे देगा, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए पूछता है, तो आप नोट कर लेंगे सी जो है क्रिटिकल एंगल। ये भी कुछ रटना नहीं है, आप तुरंत बना लेना है ड्राइंग। तो ये तो हो गया ब्रूस्टर्स लॉ मेरा कंप्लीट। 10 पॉइंट यही था आपका, जिसमें आपको डिफाइन करना था। डेरिवेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, वो सब डिस्कस करना था। अब मैं क्वेश्चन कर देता हूँ, छोटा टॉपिक है, 5 क्वेश्चन का प्लान करता हूँ मैं, एंड देन ये ब्रूस्टर्स लॉ मेरा फाइनल हो जाएगा। सो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था उससे ड्राइंग ये बन रहा है, और वहाँ हिंट जो क्वेश्चन में मैं देख रहा था 90 डिग्री तो नहीं लिखा होता हिंट, बट एक हिंट लिखा होता है कि कंप्लीटली पोलराइज लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टेड रे, ये एक हिंट लिखा हुआ है। ये भी हिंट काफी है कि जो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज तभी होगा जब ये आपका ब्रूस्टर्स लॉ होगा, जब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि हम लोग डिस्कस किए थे कि जो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज और रिफ्लेक्टेड रे इज पार्शियली पोलराइज, तो ये तो पोलराइजेशन एंगल है। और ब्रूस्टर्स लॉ आप जानते हैं कि नाउ tan IP मस्ट बी इज इक्वल टू म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू। और अगर हमें tan IP का मतलब हुआ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, तो ये तो वैल्यू हो गया √3 मस्ट बी इक्वल टू म्यू, ये हो गया। अब देखिए आपका, अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आप जानते हैं कि जब मीडियम में आता है लाइट तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम c/μ, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में भी पढ़े हुए हैं कि लाइट जैसे ही आप अंदर भेजिएगा, कोई मीडियम में जाएगा तो स्पीड घट जाता है। जो यंग्स डबल स्लिट में भी पढ़े हुए हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, साउंड में भी पढ़े हुए हैं कि मीडियम के अंदर वेवलेंथ घटेगा, स्पीड घटेगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम होगा। तो फाइनली आपको चाहिए था v स्पीड, तो c/μ। सो c आप जानते हैं 3 × 10⁸ हो गया, और बाई यहाँ √3 मीटर पर सेकेंड। नाउ √3 ऊपर चला जाएगा तो स्पीड जो हो गया √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
√3 का मतलब 1.73, 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। कंप्लीट। एकदम आसान क्वेश्चन, काफी छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आया हुआ, यहाँ पे पार्ट्स कंप्लीटली पोलराइज रहेगा या 90 डिग्री लिखा रहेगा, टाइम चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैं स्लाइड दे रहा हूँ, आप ड्राइंग करेंगे, बेस्ट ड्राइंग करना है एंड देन सॉल्व करना है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था उसका आप ड्राइंग बनाएंगे, तो ये लिखा हुआ है कि ग्लास स्लैब है और ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मीनिंग ही हो गया कि रिफ्लेक्टेड रे आर 90 डिग्री। यहाँ डेविएशन दे दिया, एक नया टर्म आया डेविएशन 22 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, डेविएशन सीखते हैं हम लोग। एक बार ड्राइंग यहाँ पे आप करेंगे और देखेंगे कि डेविएशन क्या हुआ। देखिए ये है इंसिडेंट रे, ये है आई या आईपी कहेंगे, यहाँ से ऐसे लाइट रे रिफ्लेक्ट किया, ये आर हुआ। ये देखिए इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, बट ऐसे ना जाके ये इधर की तरफ मुड़ गया और ये है आर डैश। ठीक है, हमें आर डैश निकालना है और ये है 22 डिग्री। क्वेश्चन में डेविएशन, डेविएशन ये 22 डिग्री हुआ, ओरिजिनल जो पाथ है ना उससे लाइट डेविएट किया, ये है 22 डिग्री, ये हो गया। ठीक है 22 डिग्री। अब हमें आर डैश चाहिए, वो बन जाएगा, ड्राइंग से ही बन जाएगा। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल स्कूल में भी आता है, बहुत सिंपल सिंपल, थोड़े से अच्छे जो है वही मैं ले रहा हूं आपको। चलिए बताइए, अगर ये पोलराइजेशन एंगल है तो श्योर ये यहां से यहां का एंगल जो होगा, यहां से यहां एंगल हो गया 90 डिग्री, ये ग्रीन वाला एंगल 90 डिग्री और ये है 22 डिग्री। तो एकदम कंफर्म है कि ये जो ब्लू एंगल होगा, ये ब्लू एंगल ये 90 है, ये 22 है, तो ये हो गया 68 डिग्री, हो गया ना 68 डिग्री। और अब देखिए यहाँ पे देखिए तो कुछ नहीं, ज्योमेट्री है बस, इसको डेविएशन बोलते हैं, ये डेविएशन है, जो ओरिजिनल पाथ से लाइट डेविएट किया वो हो गया। फाइनली अब आप देखेंगे, देखिए इसको डॉट 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 ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ये है आई, ये है आर और ये एंगल है 68 डिग्री। देखिए आपने निकाल लिया 68 डिग्री। आप जानते हैं यहाँ पे आई पी मस्ट बी इक्वल टू आर, ये आप पढ़े हुए हैं, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। ये तो पूरा दिख रहा है 180 डिग्री। सो यहाँ पे लिखेंगे आई पी प्लस आर प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180, हो गया। आई पी की जगह आप आर यूज कर लेंगे, आर प्लस आर इज इक्वल टू, यहाँ से हटाएंगे, सो 68 और 180, सो 100 और ये 12 हो गया। 2R 112 डिग्री, R 56 डिग्री। आर नहीं चाहिए हमें, आर नहीं चाहिए, आर नहीं, हम लोग क्या निकालना, आर डैश निकालना है। अगर ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे है तो आप पढ़े हुए हैं कि आर प्लस आर डैश 90 डिग्री होता है, आर प्लस आर डैश 90 डिग्री, क्योंकि ये ग्रीन वाला 90 है तो बाकी बचा हुआ 90 डिग्री होगा। तो आप पढ़े हुए हैं आर प्लस आर डैश पोलराइजेशन के लिए 90 डिग्री पे होना ही है। ये आर निकल चुका है, आर डैश 90 माइनस 56 34 डिग्री हो गया। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं देता हूं, स्लाइड दूंगा, आप गिवन लिखिएगा, ड्राइंग करिएगा, सॉल्व करिएगा।
सो ये क्वेश्चन आईटी एडवांस का है और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आप उससे आप ड्राइंग बनाएंगे। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन और इसमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, काफ़ी इजी है, वो बन जाएगा तुरंत। अभी अगर आप ब्रूस्टर्स लॉ लगाएंगे, मैंने आपको समझाया था, ब्रूस्टर्स लॉ बताया था आपको कि अगर, क्योंकि लिखा भी हुआ है कि ये रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर लिखा हुआ आपका, तो अगर आप यहां पे ब्रूस्टर्स लॉ लगाएं, सो क्या मैंने सिखाया था आपको, बताया था tan i इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, फिगर देख के बताइए, tan i इज इक्वल टू म्यू या 1/μ। मैंने सिखाया था आपको, बोला था 1/μ लिखने के लिए, ये मीडियम होता है, इसके रिस्पेक्ट में इसको लिखना है तो आप 1/μ लिखेंगे। ये मैंने अभी आपको थ्योरी में समझा दिया था आपको। चलिए, सो ये हो गया, ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। अब आप क्रिटिकल एंगल 9th क्लास 10th क्लास में चले जाइए। अगर आप क्रिटिकल एंगल पढ़ेंगे तो क्रिटिकल एंगल साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। सो क्रिटिकल एंगल में आप जानते हैं साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, ये पढ़े हुए हैं क्रिटिकल एंगल, ये। सो सेम फिगर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्रिटिकल एंगल के लिए, अब आप पुट कर लेंगे। सो साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, 1/μ की जगह आप लिख सकते हैं tan i। तो एक आंसर ये है, मल्टीपल आंसर था तो आपको एक आंसर लिखना है, क्रिटिकल एंगल जो है साइन इनवर्स और tan i, एक आंसर ऐसे प्रेजेंट करना है, ये क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan i। वेट करिए, अभी और मैं बताता हूँ और समझाता हूँ आपको। देखिए, क्या आप जानते हैं कि i और r बराबर है? क्या एंगल I और एंगल R बराबर होता है? ये आप जानते हैं, आप जानते हैं, यस। एंगल I और R बराबर होता है, तो क्यों ना मैं आंसर लिखूं C इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan R लिख सकता हूं। यस, ऑप्शन में चेक करेंगे, अगर ये रहेगा तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं, अगर ये आप फिगर देख रहे हैं तो r प्लस r डैश इज इक्वल टू π/2, आप देख रहे हैं फिगर में r और प्लस r डैश इज इक्वल टू π/2। सो r डैश के टर्म में लिखता हूं मैं, सो वहां देखें r इज इक्वल टू, अगर आप चाहें तो π/2 माइनस r डैश लिख लें। अगर दोनों साइड आप tan लगाएंगे, tan r लिखेंगे तो tan यहाँ पे लिखेंगे π/2 और माइनस r डैश। यहाँ पे अगर tan r लिखेंगे, tan 90 माइनस r डैश, tan 90 तो cot r डैश हो गया। तो जो tan r है, यहाँ tan r है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो तीसरा आंसर ये भी लिख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉट r डैश। सो आप अपना आंसर चेक कर लेंगे, कौन कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वहां पे आप टिक कर लेंगे। प्रोसेस लॉ यही है, एकदम छोटा सा लॉ है, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस आप देखेंगे 1 सेकंड में आप बना देंगे। तो क्वेश्चन में और कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, यहाँ पे स्लाइड बना के डाल दूंगा, आप सॉल्व कर लेंगे। प्रोसेस लॉ मेरा कंप्लीट, पोलराइजेशन का एक पार्ट कंप्लीट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैलस लॉ है। सो नेक्स्ट क्लास में मैलस लॉ में डिस्कस करूँगा।